वन टू थ्री। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। WTV के शख्स और शख्सियत प्रोग्राम में मैं अब्दुल वासी आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं तेलुगु के मशहूर अदीब और मौर्रिख जनाब सैयद नसीर अहमद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, WTV के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सर, आप ये बताइए कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? मेरी तालीम पहले आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला पुरनी में शुरू हुई है। मैं आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला पुरनी में पैदा हुआ हूँ। मैं एक एग्रीकल्चर छोटी सी एग्रीकल्चर फैमिली का मेंबर हूँ। मैं जब 4वीं क्लास पढ़ता था तब मेरे फादर सैयद मीनामुद्दीन उन्हों का इंतकाल हो गया। उसके बाद हमें नेल्लूर जिला के ही कावली में आ पहुँचे। कावली में मेरी एजुकेशन 10th क्लास तक पूरा हुई। उसके बाद हमें नेल्लूर जिला के नरसरापेट शिफ्ट हो गए। नरसरापेट में मैं डिग्री पूरा किया था, BCom डिग्री पूरा किया था। बाद में डिफरेंट प्लेसेस में MCom किया, MA किया, LLB किया, ऐसा कुछ डिग्रीज करते चला बस। सर, आपके खानदान पर रोशनी डालिए। मेरे अब्बा का नाम है सैयद मीनामुद्दीन, मेरे माँ का नाम है सैयद बीबीजा, मेरे दादा शेख साहिबान साहब और मेरे दादी उधर के उर्दू जुबान के। बाद में कुरान पढ़ने की पहली लड़की है वो गांव की, वो छोटा सा एक खेड़ा है, वो साहिब भी है उनका नाम, मेरी दादी का नाम। मेरे दादा उधर होते थे। वो गांव में किसी को भी इस्लाम का इतना इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरे दादा गांव के है, लेकिन मेरी दादी सिटी से आई है, गाँव से आई है मेरी दादी। इसलिए उनका वो दोनों मिलके वो गांव में मुस्लिम्स के लिए इस्लाम क्या है, इस्लाम के क्या है, वो जो उनको मालूम है वो ये सब करते थे। बाद में क्या हुआ, मेरे अब्बा ने उन्होंने 6 क्लास तक पढ़े थे, उधर टेलरिंग काम करते थे वो छोटे से गाँव में। वो उनके जब मैं 4वीं क्लास पढ़ता था तब उनका इंतकाल हो गया। बाद से हमें मेरे माँ ने लेके इधर आ गई थी। इधर मेरी माँ और मेरी भान भी है छोटी, हमें तीनों मिलके इधर कावली आ गए थे। कावली में मेरे मामा थे, उधर शेख पीर अहमद मेरे मामा थे, इसलिए उनका सहारा मिलता समझ के हम इधर आ गए। बाद में क्या हुआ, हमारे मामा को उधर से फिर गुंटूर ट्रांसफर हो गया। तब तक मैं 10th क्लास पूरा की। वो उधर जाने के बाद हमें क्या समझे, फिर हमें भी निकल के उनके साथ इधर गुंटूर जिला नरसरापेट चले गए। नरसरापेट में मेरी पढ़ाई हुई थी। बाद में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कैटेगरी से ऐसा करते चला। जनाब नसीर साहब, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। मेरी ज़िंदगी में बोलने के लिए इतनी ख़ास बात तो नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी सिंपल फैमिली से आया सो लड़का हूँ। मैं नरसरापेट में BCom के बाद और एक जगह MCom से पढ़ लेते पढ़ाई को कंटिन्यू किया। बाद में मेरे मामा जिसके सहारे लेने के लिए मेरे माँ गए थे, वो मामा का बेटी को मैं शादी कर लिया। वो उनका नाम है शेख हमीजा बानो। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सहारा दिए थे मुझे, मेरे काम में बहुत सहारा दिए थे। बाद में मुझे एक बच्ची है, वो बच्ची का नाम सैयद जास्मिन अहमद है उनका नाम, उनकी शादी भी हो गई। वो मेरे दामाद का नाम है डॉक्टर इसम तलमीजुद्दीन, वो उंगुल के है, वो उंगुल जिला के है। जब ये पढ़ाई होने के बाद मैं बेसिकली मैं एक एडवोकेट हूँ। थोड़ी दिन एडवोकेसी करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं ये प्रोफेशन को लायक नहीं हूँ, ये समझ के मैं उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद जब उसको छोड़ना चाहता था तब जर्नलिज्म में एक ये चांस मिला था मुझे, जर्नलिज्म घुस गया।
जब एक उदयन बोल के पेपर आता था, उदयन डेली तेलुगु डेली पेपर आता था, वो पेपर में मैं ज्वाइन हो गया। वो पेपर में कम से कम 10 वर्ष काम किया था। एक छोटा सा जर्नलिस्ट सी लाइफ शुरू करके एक 7 डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज बन गया मैं न्यूज़ कोऑर्डिनेटर बन गया। वो पेपर करने पर वो पेपर क्लोज हुआ बाद में। वो पेपर क्लोज होने के बाद सिटी केबल बोल के और एक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें इन्वाइट किए थे मुझे, उसमें 6 इयर्स काम किया था। वो उसमें काम करने के बाद और एक पेपर वाले फिर इन्वाइट करे थे मुझे, उसमें जाके गुंटूर जिला के ब्यूरो इंचार्ज बन गया। जब उसमें काम करता था, उसके जब मैं सिटी केबल में काम करता था तब में पहले बार मैं व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द मुस्लिम्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये सब्जेक्ट पे किताबें लिखने की कोशिश की। वो सिटी केबल में काम करते ही 3 किताबें लिखा था मैं। मेरे पास बहुत मटेरियल है और ये लिखने की ज़रूरी है बोल के सब लोग बोलना शुरू कर दिया। तब समझा था ये किताबें तो लिखना नहीं, ये काम करके पैसे कमाना तो कमाना, दो हो सके चूज कर लेने का ज़रूरत आ गई। तब मैं मेरे फैमिली, मेरे अम्मा, मेरे औरत, मेरे बच्ची के पास एक क्वेश्चन उनके पास कर दिया। क्या उनको ये क्वेश्चन डाला था, हम सब जी के मरेंगे और मर के जिएंगे, हमें मर के जिएंगे जी के मरेंगे। जिएंगे मैं, और मुझे बहुत ऑफर्स आ रहे पेपर में काम करने के लिए, वो मुझे अच्छी दरमा में सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अच्छा दरमा देंगे, मुझे आराम से खाएंगे पिएंगे मरेंगे, बाद में कोई भी याद नहीं करता हूँ, बस हो गया ख़त्म। बाद में अगर से मेरे वतन के लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए मैं कुछ करे, कुछ भी वतन के लिए, अपने लिए नहीं वतन के लिए कुछ भी करो, बाद में आप मर जाने पर भी, कुछ भी होने पर भी बाद भी जिंदा रहेंगे। ऐसा मेरे किताबों के जरिए, मेरी किताबों में जो अक्षर है, जो लेटर्स है, वो लेटर्स जब तक जिंदे रहते तब तक मैं मर के भी जिंदा रहूँगा। मेरी फैमिली मेरा औरत, मेरा अम्मा जो साथ दिए थे मुझे, उनका नाम भी जिंदा रहेगा। इसलिए ये क्वेश्चन डाला था, हम सब मिल के मर के जिएंगे या मर के जी के मरेंगे, हमें समझे पहले को चूज करेंगे। मर के भी जिंदा होना चाहिए, मर जाने में भी जिंदा रहना है। कैसा रास्ता क्या है, ये बस वतन के लिए काम करो, अपने उम्मत के लिए काम करो। जो उम्मत आज बहुत तकलीफ़ों में है उसे साथ देने के लिए काम करो। उम्मत याद रखिएगी, आपको ज़मीन के लिए काम करो, वतन के लिए काम, ये काम वतन का काम है, उसे वतन भी याद रखिएगी। ये डिसाइड कर तब बैठ के बात करने, जब बोले थे मेरे माँ ने, जो मैं बोलते मेरे माँ ने उसे सपोर्ट करने लगे। वो कभी भी पैसा कमाऊँ बोल के मुझे कभी भी नहीं पूछे मेरा माँ ने। मेरा औरत उन्होंने टीचर है, उन्होंने वर्किंग गवर्नमेंट टीचर है। उन्होंने बोले अपने फैमिली का बर्डन पूरे मैं ले लूँगी। इकोनॉमिकल बर्डन पता है ना, खाना पीना ना, हाँ इकोनॉमिकल बर्डन है, ये बर्डन पूरा मैं ले लूँगी, आप वक्फ हो जाओ, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए वक्फ हो जाओ, अपने काम के लिए वक्फ हो जाओ, आप काम शुरू कर दो, आप जितना काम करना है उतना काम करना शुरू करो। फैमिली का बर्डन आपको मैं नहीं दूँगी, फैमिली बर्डन पूरे मैं ले लूँगी, वो मुझे हिम्मत दी। उसी दिन जाके जब मैं वार्ता पेपर में काम करता था 2004 में, मैं पेपर जाके रिज़ाइन कर पाया। तब से पूरा टाइम पूरा ये गाँव फिरना, स्टेट पूरा फिरना, कंट्री पूरा फिरना, मटेरियल ले आना, उस मटेरियल को पढ़ना, बुक्स ले आना, मीटिंग से पढ़ना, उसमें जो हम इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, उसे एनालाइज करना, फिर उसमें हम जो इंफॉर्मेशन हमको यूज़फुल होता है उसे इकट्ठा कर लेना, एनालाइज करना, स्टडी करना, फिर उसको किताबों में कैसा उसको हमें यूज़ कर ले सकते, ये सब देख लेना, लिख लेना। लिखने का बात नहीं है, मैं कभी भी हाथी लिखने का छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट कंप्यूटर में टाइप करना शुरू कर दिया, बस पूरा पैटर्न ऐसा करके किताबें लिखने की लाइन में ऐसा हो गया। जनाब, एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए सच लिखने के लिए डरना नहीं। आप जो सच जानते हैं वो सच पब्लिक को बताने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं, डरना नहीं बिल्कुल। दूसरा बात है, हमें कभी भी काम करो
पब्लिक के वास्ते करना, कंट्री के वास्ते करना, बस पब्लिक के वास्ते करना। पब्लिक अब किसी इंडिविजुअल पर्सन्स के वास्ते नहीं, सोसाइटी के वास्ते, सोसाइटी के अच्छे के लिए, पब्लिक के अच्छे के वास्ते नहीं। ऐसे बस ये दो अगर हमें डिसाइड हो गए, अच्छा जर्नलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन तकलीफा तो आते, आजकल वो तकलीफा अभी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पूरा सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन में है, कंज्यूमरिज्म ज़्यादा हो गया है आजकल। इसके पहले सोसाइटी के बारे में, पब्लिक के बारे में, अच्छे के बारे में, बुरे के बारे में सोचने का एक माहौल था, वो माहौल आज पूरा बदल जा रहा है, कंज्यूमरिज्म आ गया। ये कंज्यूमरिज्म आने से क्या होता है, हर एक चीज पैसे में तोला जाता है, अच्छा बुरा नहीं तोला जाता है, पैसे में तोला जाता है, अच्छा बुरा भी पैसे में तोला जाता है। इसीलिए क्या होता है, फिर तकलीफ आती है। अगरचे तकलीफ आने पर भी हम वतन के लिए, पब्लिक के लिए, अच्छे के लिए, सही के लिए काम करना, तो अच्छा जर्नलिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। मेरा राय वो, अगर प्रैक्टिकली इफ इट इज पॉसिबल और इट मे नॉट पॉसिबल, but I don't know, because I left this profession long back in 2004, so now I cannot say that this is the correct way and this is the not correct way. Okay? जनाब, आपकी अब तक कितनी किताबें आई हैं, उन किताबों पर रोशनी डालें। मेरे पूरे अभी तक 11 किताबें हैं। पहली किताब है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में मुस्लिम वुमेन का रोल है, वो किताब लिखा था, स्टार्टिंग पॉइंट। वो किताब तब छोटी किताब थी, 28 पेजेस की छोटी सी किताब थी पहली किताब में। वही किताब बाद में रिवाइज रीप्रिंट हो गई, 78 पेजेस हो गई। वही किताब बाद में रिवाइज एंड रीप्रिंट हो गए, 320 पेज की किताब आ गई, वो पहली किताब। ऐसा पूरे मेरे हर एक किताब रिवाइज भी रीप्रिंट भी, बहुत किताबें रीप्रिंट है, 8 बार 9 बार भी रीप्रिंट हो गई मेरी किताब पूरे किताब। ये पहली किताब वो है। दूसरी किताब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मुस्लिम्स, दूसरी किताब। बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मुस्लिम हीरोज पार्ट 1। बाद में टीपू सुल्तान, मैसूर कुली टीपू सुल्तान, तेलुगु का टाइटल मैसूर कुली टीपू सुल्तान है, मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान अंग्रेजी में, शेर मैसूर टीपू सुल्तान उर्दू में। बाद में अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम अशफाकुल्ला खान 1927 में ब्रिटिश से हैंग हो गए। ब्रिटिश they hanged this gentleman was hanged by the British in 1927. He is inspiration to Sardar Bhagat Singh. Sardar Bhagat Singh himself in his letters wrote that this person is the inspiration to me. Not directly he used these words, but what he explained in his letters will reveal that he is the inspiration. उनका एक किताब लिखा। बाद में चिरस्मरणीय टाइटल से 100 फ्रीडम फाइटर्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 1.5 पेज के। बाद में 1857 मुस्लिम्स को देख पूरा 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है ना 1857 का, वो सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द सब्जेक्ट में पूरा स्टोरी 200-300 पेजेस की वो एक किताब। बाद में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आंध्र प्रदेश मुस्लिम्स, आंध्र प्रदेश मुस्लिम का योगदान है बहुत ज़्यादा है। जनरली क्या बोलते, साउथ इंडिया में इतना ये माहौल नहीं था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, 1857 का स्ट्रगल का माहौल नहीं था, यहाँ कोई इतना एक्टिव होने पार्टिसिपेट नहीं हुए, ये सब बोल रहे, लेकिन वो तो करेक्ट नहीं है। 1780 में विशाखापट्टनम में सुबेदार अहमद नाम था उनका, सुबेदार अहमद ब्रिटिश कंटोनमेंट में रिवोल्ट करके पूरे अंग्रेजों को हरा देके उन्होंने पूरा उनका ट्रेजरी को, आर्मरी को, सबको कैप्चर कर लिया। लेकिन एक जमींदार, पर्ला कमेटी का जमींदार था, वो जमींदार उनसे इज ए ट्राइटर, वो अंग्रेजों से मिल गया, इनको एक तोप बन के ना जला दिए सुबेदार अहमद। वहाँ से लेके 1947 तक ये मुसलमान आंध्र प्रदेश मुस्लिम के जो ये इंडियन स्ट्रगल में इनका किरदार क्या है
ये सब्जेक्ट पे 420 पेजेस की किताब लिखा। आंध्र प्रदेश मीन्स तेलंगाना नॉन आंध्र प्रदेश जॉइंट वो किताब है 420 पेज किताब लिखने में 7 बरस काम किया था मैं। वो किताब ये किताबें पूरे हो गए, 10 किताबें पूरे। और एक किताब है वो फ्रीडम स्ट्रगल की किताब है। वो किताब का नाम है अक्षर शिल्पुलु। अक्षर शिल्पुलु मीन इसकी किताब में क्या है, जो तेलुगु में लिख रहे हैं वो राइटर्स, पोएट्स एंड ट्रांसलेटर्स के लाइफ स्केचेस एंड लिटरेरी स्केचेस है। 333 मुस्लिम तेलुगु राइटर्स का इंफॉर्मेशन निकाल के मैं 2 इयर्स काम किया था उसके में। वो पूरे दूसरे मुल्कों में भी हो उनका इंफॉर्मेशन मिला के उनके लिटरेरी स्केच, उनका लाइव स्केच, उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज सब पूरे जगह 333 नंबर्स की किताब एक लाया था। वो अक्षर शिल्पुलु ये एक अलग किताब है। ये किताब के ज़रिए मैं दुनिया को बताना चाहता था कि जनरली पीपल क्या बोलते रहते, ये मेन स्ट्रीम से ये मुस्लिम्स लोग अलग होते, दे विल नॉट कम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, अलग अलग रिश्ते अलग अलग करते उन्होंने। मैं क्या बताना चाहता था कि मेरे माँ से मैं जो जुबान में सीखा था वो उर्दू होने पर भी, उर्दू कैसी भी हो, गांव की उर्दू हो, सिटी की उर्दू हो, कैसी भी उर्दू बोलते ना उसे, जो उर्दू में सीखा है मेरे माँ से तो उर्दू सीखा है, लेकिन तेलुगु नहीं सीखा ना। तेलुगु किससे सीखा? माहौल से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, प्रोफेशनली सीखा है। मैं तेलुगु बात करता हूँ, कैसा बात, मैं प्रोफेशनल वो है तेलुगु, प्रोफेशनल लैंग्वेज, माय प्रोफेशनल लैंग्वेज इज तेलुगु, बट माय द लैंग्वेज व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय मदर इज उर्दू। अगर उर्दू में मदर से लिखा सो लैंग्वेज उर्दू होने पर भी तेलुगु लैंग्वेज पे इतना ज़बरदस्त एम्पावरमेंट में उसको कैप्चर करके लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज में हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग हर एक वो लिटरेचर में जितने डिविजन्स है, हर एक डिवीजन में भी उनका इतना टैलेंट दिखाया था। वी आर नॉट अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, वी आर विद इन द स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। हमारा लैंग्वेज नहीं होने पर भी हम तेलुगु सीख के तुम्हारे साथ हम भी इतना लिटरेचर क्रिएट किए। देखो तेलुगु लिटरेचर को इतना वेल्दी कर दिया हमारे लिटरेचर से, हमें भी लिख के बोल के ये बताना चाहता था। इसीलिए 2 इयर्स में गांव फिरा था, कहाँ पोइट्स है, राइटर्स है, ज़रा इंफॉर्मेशन मिले तो उनके पास चल जाता था, जाके वो सब इंफॉर्मेशन ला के इकट्ठा करके वो किताब अक्षर शिल्पुलु लाया था। वो एक अलग इसकी किताब है। वो बाद में ये सब लिखने के बाद जब मैं किताब लिखने का काम करता था तब मुझे दिल में ख्याल आता था, इतने बड़े हीरोस है वो कैसे हो सकते, उनका फेस कैसा रहता, 27 ईयर्स में वो शहीद हो गए, वो कैसे हो सकते। अभी 1857 में बेगम हजरत महल है, वो ब्रिटिश उनसे सवाल करके उनसे फाइट किए थे, उन्होंने कैसे हो सकते। अजीजुल बहुत बड़े रुस्तुम लेडी है, उन्होंने कैसे हो सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये इनके बारे में जब मैं पढ़ता था, लिखता था, ये जैसे हो सकती ना, फिगर्स कैसे हो सकते, ये भी कितना ऊंचा हो सकता है, कितना चौड़ा हो सकता है, कितना ऐसा एक क्रिएटिविटी का एक ये रहता था मेरे सिर में। तब क्या समझा सर इनके मैं कलेक्ट करूँ, तो तब से कलेक्ट करना शुरू किया। ये 15 वर्ष से मैं कलेक्ट करना शुरू किया। वो जो फोटोज हजारों लोग अपना सब कुछ इंछावर कर दिए वतन के लिए, वतन को ये ब्रिटिशों से बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना ताकत नहीं था वो सबके फोटो गैदर करने की। जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मैं कर सका, वो फोटो 155 फोटोज थे, मैं ये एल्बम लाया था। इसमें 155 फ्रीडम फाइटर्स है फोटोज है, इसमें उनका स्केचेस है ना, ब्रीफ स्केचेस इन इंग्लिश एंड तेलुगु दिया था, क्योंकि तेलुगु तो हमारे लोग जानते हैं, ये इंग्लिश भी जानने से दूसरे स्टेट्स वाले पूरी कंट्री एंड इंटरनेशनली आल्सो उन्हें रिनाउंड हुआ ना बोल के एक ख्वाहिश थे, उनको भी मालूम होना एक ख्वाहिश थे। ये किताब लाया था, ये नई किताब है। ऐसी किताब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक नहीं आई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई होप यू नो इट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, ये तीनों के हीरोज के बारे में है। ये किताब अभी लाया था। ये किताब लाने के बाद क्या हुआ, ये एक बात है, इसमें मैं आप नहीं पूछे थे लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। ये किताब का लिखने के एक मकसद है।
मकसद के बिना कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। हर एक में मकसद होता है, कैसा भी हो। मेरा मकसद यह है कि ये हमारे इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज है। हमारा एक प्रिंसिपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मुस्लिम्स है, हिंदूस है, सिख्स है, जैन्स है, ऐसे डिफरेंट सेक्शंस है, उनके डिफरेंट ट्रेडिशंस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सब है ना। कस्टम्स, डिफरेंट कस्टम्स है। एक कस्टम नहीं मिलता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टम्स है। बाद में लैंग्वेज में डिफरेंट स्लैंग्स है। कड़पा लोग जो तेलुगु बात करते हैं, मैं गुंटूर वाला नहीं बात करता। कड़पा लोग जो बात करते हैं रायचूर वो स्लैंग नहीं बात करते। एवरी 30 किलोमीटर्स को लैंग्वेज का स्लैंग बदल जाता रहता है। इतने सब नंबर ऑफ आइटम्स है। ये सब है ना, ऐसे रहने पर भी सब मिलकर रहते हैं। हम सब इंडियंस बोलते हैं, ये मिलजुल के रहते हैं ना। ऐसे माहौल में सदियों से ये देश के मुसलमान भाइयाँ और हिंदू भाइयाँ मिलकर रहेंगे भी, मिलकर रहेंगे भी। लेकिन ये दोनों को तोड़ने के लिए, ये मुस्लिम्स को अलग करने के लिए, मुस्लिम हिंदू भाइयों को अलग करने के लिए थोड़े फोर्सेस काम कर रहे हैं। वो से करने से क्या होता, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में थोड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वो स्ट्रगल जब स्टार्ट हो जाएगा, उसकी अमन खत्म हो जाएगी। जिस देश में अमन खत्म हो जाता, वो देश में प्रोग्रेस नहीं रहता, आगे बढ़ने की प्रोग्रेस नहीं रहती। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो क्या होता, कंट्री पूरी खाक को आती, सही ना। इसीलिए ये बहुत बड़ा डेंजर है। आज नहीं कल का भी हो सकता, मैं नहीं, मेरे पोतरों को, मेरे ग्रैंडसन को हो सकता हो। मेरी कंट्री वैसा नहीं देखना चाहता था। कुछ मैं जिंदा नहीं रहने पर भी वैसे मैं अच्छी कंट्री को, मेरी इंडिया को, सुनहरी इंडिया को देखना चाहता हूँ। मैं नहीं रहने पर भी सोचना चाहता हूँ। इसलिए ये दोनों कम्युनिटी में, ये मेन कम्युनिटीज ऑफ इंडिया है, ये मुस्लिम्स और हिंदू से नहीं, दो मेन कम्युनिटीज ऑफ इंडिया है। ये दोनों के बीच में ये स्ट्रगल नहीं रहना चाहिए। बदनसीब से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उसका अवॉइड करना। उसे फिजिकली मैं जाकर अवॉइड नहीं कर सकता। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं एक राइटर हूँ, सिंपल राइटर हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ। तब मैं सोचा था मैं कुछ कर सकूँ मेरे कंट्री के लिए, मेरे वतन के लिए, मेरे उम्मत के लिए। जब सोचा था ये काम करने से क्या होगा, आप पूछ सकते। ये काम करने से अगर ये बुक्स पूरा एक हिंदू भाई पढ़ा, वो समझता अरे बहुत अच्छा काम है, इन्होंने इतना काम किया क्या। अरे अभी तक ये किताब तेलुगु, असली मुस्लिम्स के बारे में जो किताबें हमें लिखे थे, ये अभी तक तेलुगु में नहीं है। मैं पहला राइटर हूँ तेलुगु में लिखा। मैं ये किताबें लिखने को से कुछ लोग लिखे होंगे, वो कलेक्ट करने के लिए मैं इतना कोशिश किया, लेकिन ये किताब भी नहीं मिली मुझे। पहले बार मैं ये किताब लिखा। अब इसलिए क्या होता है, तेलुगु रीडर को ये सब कुछ मालूम हो। अगरचे अपने बारे में मुझे मालूम हो, मेरे बारे में आपको मालूम हो, लेकिन आपके पूर्वज के बारे में, अपने एंसेस्टर के बारे में मुझे मालूम हो। मेरे एंसेस्टर के जो काम वो किए थे कंट्री के लिए, वतन के लिए, देश के लिए, अपने लिए, कुछ भी हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे, वो काम आपको मालूम होगा तो क्या होगा, मेरे पर आपकी इज्जत बढ़ेगी। एक क्या बोलते हैं उसे, बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक इज्जत और नसीब भाई बोल के बात करेंगे, ऐसा होता ना। ऐसा ये कम्युनिटीज के पूर्वजों ने जो काम किया था, जो देश के लिए काम किया था, देश के एमानिस्पेशन फ्रॉम द ब्रिटिश क्लचेस के लिए काम किया था, वो आपको मालूम होने से क्या होता है। दूसरा दुश्मन आके ये मुसलमान भाइयों को भी पाकिस्तान लवर्स है, ये यहाँ नहीं रहना चाहता, इन्होंने भेज देना है यहाँ। ये असल इंडिया को 2 टुकड़े मुसलमाने किए हैं, यहाँ बेकार बैठ के खा रहे सब हमारा ये। बल्कि कुछ बोलेंगे तो क्या रे, ऐसा नहीं बोला रे बाबा, उन्होंने देखो उन्होंने पूर्वज भी इतना कुर्बान किए थे देश के लिए, ऐसा नहीं बोल के बोलता भाई। एक हिंदू भाई बोलता होगा, हिंदू भाई बोल रहे भी, ये देश में 90% हिंदू ब्रदर्स है ना, वो हमारे साथ है, वो सेकुलर है, वो कम्युनल नहीं है। वो उनको पूरा कम्युनल करने के लिए कोशिश हो रही, वो कोशिश को अवॉइड करना। अगर अवॉइड नहीं करी, ये देश के लिए बहुत डेंजर होता। उसका से ये दोनों के लिए बीच में एक दोस्ती बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाना नहीं है, सो दोस्ती और स्ट्रेंथन करने के लिए। दोस्ती तो है, मैं कुछ भी नहीं करना, मैं करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो फ्रेंडशिप है। आई वांट टू स्ट्रेंथन
the Bhaichara between these two communities. A communal harmony already is there in my country. It is existing in my country. It is not necessary to anybody else to come forward and to establish it. You say, create करनी strengthen करना, और strengthen, भाईचारा, brotherhood. दोनों के बीच में भाईचारा बढ़ाना है. भाईचारा बढ़ाने के लिए वो बढ़ा के वो strengthen करने के लिए मेरे किताब वो आइडियाज को strengthen करने के लिए वो concept, ये life concepts of the country है ये concepts को और मजबूत करने के लिए जरा सा भी मेरे किताब साथ देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. ये मकसद है. ये मकसद से काम करना, बेकार काम नहीं करना. ये मकसद है. ये मकसद के लिए मैं जीते दम तक मैं काम करूंगा. जनाब नसीर साहब, आप एक तेलुगु राइटर हैं, मगर आपकी मदर टंग तेलुगु नहीं है. आपकी तरह तेलुगु में लिखने वाले लोगों का तेलुगु लिटरेचर में क्या मकाम है? मैं मेरे माँ से पहली बार जो लैंग्वेज सीखा था, सुना था, वो उर्दू है. जो उर्दू हमारे गांव में बात करते हैं वैसी उर्दू है. लेकिन बाद में मैं जब माहौल में आ गया, समाज में आ गया, मेरे दोस्तों से, मेरे टीचरों से, मेरे और दूसरे लोगों से जो लैंग्वेज मैं सुना था, जो सीखा था, वो तेलुगु है. इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु पर उस पर एक ग्रिप आ गया. क्योंकि मैं वही मेरे दोस्तों से, सब लोगों से, घर में जब रहता हूँ तब माँ से, घर में वालों से मेरी जो उर्दू है वो बात करता हूँ. बाद में जो बाहर जाने पर क्या होता, जो लैंग्वेज मैं सुनता हूँ, जो लोग मेरे दोस्तों बात करते हैं उसी लैंग्वेज में बात करते. लेकिन ऐसा होने पर भी तेलुगु में हमारे जो शख्सियत है, लिखने राइटर्स है, बहुत अच्छा लिख, बहुत से अच्छा लिख रहे. नंबर ऑफ राइटर्स है. दूसरे अब जो कुछ बड़े बड़े राइटर्स है ना, उनके साथ साथ लिखने के पोजीशन में नहीं होने पर भी, छोटे जब से ये होने नहीं, मदर टंग नहीं होने पर भी. इसीलिए मैं बोला था ना आपको, ये अक्षर शिल्पी बोल के किताब आया बोल के राइटर्स के बारे में, उसमें 333 राइटर्स के बारे में दिया था. ये क्या होता है, ये जैसे फ्रीडम फाइटर्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ऐसा इनका भी थोड़ा सी बहुत नेग्लेक्ट हो रहा है. एक बड़े शख्सियत है, बड़े राइटर है, उनका डॉक्टर उमर अली शाह, आप उनका नाम सुने होंगे. वो उन्होंने वेस्ट गोदावरी के हैं, वो उधर पीठापुरम गांव के हैं. वो नियर अबाउट 127 बुक्स लिखे थे तेलुगु में. उनको 6 लैंग्वेज उन्होंने 6 लैंग्वेज जानते थे. उर्दू, अरबिक, तेलुगु, संस्कृत, अंग्रेजी एंड हिंदी. 6 लैंग्वेज जानते थे. 6 लैंग्वेज में बातचीत करते थे, बयान करते थे, सब करते थे. तेलुगु में वो 120 अबव बुक्स लिखे थे वो. लेकिन क्या होता है, तेलुगु लिटरेचर के लिखने वालों की लिस्ट तैयार होती ना, उनके बुक्स तैयार होते ना, उनके लाइफ स्केचेस के बुक्स में उमर अली शाह साहब को 1 पेज, 1 हाफ पेज देके बरो कर रहे. उमर अली शाह के बारे में लिखने की 1 पेज और हाफ पेज जा रही. Whereas a person who is not from this community, if he writes one book, वो बुक भी तो मशहूर ही बुक नहीं है, माहिर ये नहीं वो. लेकिन ये बुक लिखते ही उसका फोटो, उसके बारे में, उन्हें दादा कौन, नाना कौन, खानदान क्या, तो भी लिख के दे रहे. इतने बड़े शख्सियत होने पर भी उनको कविराज बोलते थे, बाद में महाकवि बोलते थे उनको. वो जब 14 साल के थे तभी उनको कवि बोल के बोलते थे. 12 साल के थे तभी कवि बोलते थे उनको. 14 साल में वो मधुमाला बोल के किताब लिखे थे, संस्कृत की किताब. तभी कवि गारू बुलाते थे वो, छोटे एज में ही उनको. इतने बड़े किताब लिखे, इतने किताब लिखने पर उनका नाम रोशन, इतना रोशन होना था, उतना रोशन नहीं हुआ. जितना इम्पोर्टेंस उनको देना था तेलुगु लिटरेचर उनको नहीं दिया. अभी ये उनकी किताब 127 किताबें तो लिखे हुए, लेकिन 33 बुक्स अवेलेबल है. इससे क्या हुआ नहीं मानो, ऐसा हो गया. लेकिन नहीं, उनका मकाम
क्या है बोल तो मकाम, जितना उनको मकाम मिलना है, जितना उनको उनका एक गुडविल उनका फेमस होना है, इतना नहीं है। और डिफरेंट रीजंस है उसके, वो रीजंस में इंटरनल रीजंस है और एक्सटर्नल रीजंस भी है। लेकिन तो होना सकता नहीं हुआ, बल्कि मेरा मैं जो कुछ मैं पढ़ा था, लिखा था, मैं देखा था, उसके बराबर मेरा राय वैसे हो। आप किस अदीब से मुतासिर हैं? ये सवाल को मेरे पास आंसर नहीं है। मैं इतना खुद नसीब नहीं हूँ कि मुझे एक अच्छे गुरु मिले, एक अच्छे राइटर मुझे साथ देना दिए होंगे तो अच्छा होता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, ऐसा गुरु क्यों नहीं मिला तो नहीं मालूम है। मुझे याद रखने के लिए ये गुरु मुझे अच्छा रास्ता बताया, लेकिन ये गुरु मुझे ये काम करने में मुझे साथ दिया, मतलब ऐसा याद रखने के लिए मुझे कोई भी नहीं है। अगरचे मैं कैसा लिखूं, कैसा मैं पब्लिक की गुरु है बस मेरे। एक पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट influencing me. I think the total society and total people who are around me, they might have influenced me, but no, not a single person. पढ़े में भी वैसा भाव है, इतने डिग्रीज लेना, इतना करने पर भी कभी भी अब हमारे लोग जो बोलते थे मैं तेलुगु में फलाने मास्टर के पास पढ़ा था, मैं तेलुगु में इतना माहिर हुआ हूँ, तो वो मास्टर से पढ़ने से हुआ था। मुझे ऐसा मास्टर भी नहीं मिला। अगर जैसे मिला होगा तो और माहिर होता था, क्योंकि मुझे एक आइडिया ऐसा होता था। बट बाद में वैसे अनफॉर्चुनेट भी कबाता मुझे, क्योंकि अच्छे गुरु मिलता अभी अच्छा काम करता था क्या, पब्लिक के लिए, कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए। मेरा अकेला स्ट्रगल है, मेरा अकेला स्ट्रगल है। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगा, अकेला हूँ लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोटल पीपल दैट यू डू ही एकल आदमी से नहीं, एकल फलाना आदमी से मैं ये हुआ इन्फ्लुएंस होकर बोलने के लिए मुझे उतना याद नहीं है। ऐसा मेरे दिल पे इतना ये मार्क कर दिया सो आदमी याद नहीं है। लेकिन एक तो बात है, सोसाइटी इज माई स्कूल, सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड मी, पीपल इन्फ्लुएंस्ड मी। इनसे मैं कुछ सीखा, वो जो सीखा है वो किताबों के जरिए मैं करता हूँ। वो मेरे गुरु है, पूरी सोसाइटी मेरे गुरु है। जनाब नसीर साहब, आप ये बताइए कि नई नस्ल तेलुगु में कैसे लिख रही है? यंग जनरेशन बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन कभी भी हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, सम फ्यूचर में भी हो, अच्छा बुराई दो भी होते हैं। अच्छा लिखने वाला भी होता है, बाद में इतना अच्छा नहीं लिखने वाला भी होता है। कैसा लिख रहे हो तो अभी भी अच्छे लिखने वाले हैं, इतना अच्छे लिखने वाले भी नहीं है। इसलिए हमें राय देने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था। मैं जिसको जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं अच्छा लिटरेचर ही पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। बच्चे आज इतना ऐसा लिख रहे, इतना फोर्सफुल, दे आर कंप्लीटली स्टडीइंग एंड ईच एंड every aspect of the society, and they are analyzing it, and they are giving very beautiful picture of that concept. कल ही इधर एक बच्चा लिखा था, वो कुछ किताबों में उनके नाम नाम याद नहीं भाई, वेमपल्ली शरीफ। हाँ यस, वेमपल्ली शरीफ, अच्छा साथी है वो है ना, वो शख्सियत है, उनका नाम वेमपल्ली शरीफ है। छोटा बच्चा है, एज में छोटा है, लेकिन ये स्टोरीज में तो बहुत माहिर है, बहुत अच्छा लिख रहे हो। कल इनाग्रेशन हुआ था एक किताब इधर कड़पा में हुआ। मैं नहीं था, मैं कोएट में था, इसीलिए मुझे नहीं मालूम। अगरचे इधर आके आज होगा तो मैं आज गाँव नहीं जाऊँगा, इसके लिए रह जाऊँगा, इधर रह जाता था। बहुत अच्छे लिखने वाले इसी सब लिख रहे, सब नहीं तो नहीं लिख रहे, अपने अपने रास्ते अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना गोल अपना चूज कर लेते हैं। जो गोल कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, दुनिया के लिए काम आता, पब्लिक के लिए काम आता, वो तो अच्छा लिखता है। जो अपने लिए, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, होश करने के लिए सब कर लेता है, वो अपना रास्ता कर लेता है। बट मैं वो अच्छा नहीं लिख रहे बोलने का मुझे पावर, ये राइट नहीं है।
मैं जो लिख रहा हूँ वो बस मेरा काम, उसको तू अच्छा नहीं लिख रही बोल के उसमें अंगली बताने की राइट भी है नहीं। नज़ीर साहब, कड़पा के मशहूर अदीब और शायर शशि श्री साहब के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, शशि श्री साहब का पूरा नाम है व्यापारी रहमतुल्लाह। वो क्या कर रहे थे, उनका नाम को ऐसा शशि श्री बोल के तकल्लुस बोलते थे उर्दू में, वैसा नाम फ्रेम कर लिया, वो नाम से बहुत फेमस हो गए। वो तो आप बोलते थे ना मशहूर बोल के, बहुत मशहूर है वो मेरे भाई जैसे है। मैं जो किताबें लिखा था वो सब किताबें पढ़े थे, मुझे एडवाइस देते थे। आज उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, मैं आज गया था मैं उनके पास जाके इनकी बातचीत करके आया था। उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, मैं उनको जल्दी रिकवरी होती। फिर इसके पहला जैसा वो इतने ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल पोइट्री लिखते थे, वैसा लिखना चाहता हूँ। बहुत मशहूर पोएट है वो उनका वो संस्कृत में भी इतना अच्छा बोलते, संस्कृत अच्छा पढ़े थे वो। बाद में जो पुराना से तेलुगु लिटरेचर के संस्कृत में तेलुगु में जो ये किताब मानव किताबें हैं वो सब पढ़े थे उन्होंने, सब पढ़े थे। सबके बारे में वो अपने राय वो इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे, वो सुनना लायक था उनका। लेकिन आज उनका तबीयत अच्छा नहीं है, वो जल्दी वो रिकवर होना मैं चाहता हूँ। जनाब, कड़पा के एक और अदीब सत्याग्नि साहब के बारे में आप कुछ बताइए। सत्याग्नि साहब मेरे बड़े भाई जैसे है वो। उनका ये सत्याग्नि भी एक अपने लिटरेचर में रखने तकल्लुस बोलते ना, उसका नाम ऐसा रख लिया, वो नाम से फेमस हो गए वो। उनका शेख हुसैन साहब है उनका नाम। वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के जैसे भी काम किए थे कल परसों तक। वो शख्सियत के बारे में एक बात बोलना है। वो पहले राइटर है आंध्र प्रदेश के जो मुस्लिम्स के लाइफ के बारे में कहानियाँ लिखे। कहानियाँ के ज़रिए, स्टोरीज के ज़रिए मुस्लिम्स का लाइफ कैसा होता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, उनका फैमिलीज में रहते सो स्ट्रगल क्या होता है, ये नई चीज़ क्या होती है, ये पहले बार लिखे सो राइटर सत्याग्नि साहब है, सत्याग्नि हुसैन साहब है। और एक बार भी आपको उनके बारे में बोलना है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, पहले बार मैं ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखा था बोल के, लेकिन मैं फ्रीडम स्ट्रगल में मुस्लिम हीरोज़ के बारे में लिखा था। मैं लिखना शुरू किया, उन्होंने एक ही हीरो के बारे में लिखे थे। 1980 में ये किताब लाए थे, वो मदनी शाह फकीर थे। मदनी शाह फकीर इज ए फेमस हीरो फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1765 में। तब वो फकीर्स एंड सन्यासी मूवमेंट बोल के एक मूवमेंट चला था तब में ब्रिटिश के अगेंस्ट में। वो सन्यासी फकीर्स मूवमेंट में ये फकीर्स मूवमेंट के हीरो थे वो मदनी शाह फकीर, उन्होंने लीडर थे। उन्होंने इतना घबराए गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये इनसे कैसा हम बाहर पड़ेंगे बोल के डर गए वो, इतना ताकतवर थे वो। ऐसे मदनी शाह फकीर के बारे में हमारे हुसैन भाई एक ड्रामा लिखे खामोश नहीं हुए। वो एक्ट करना भी शुरू कर दिए। वो मशहूर स्टोरी टेलर ही नहीं है, वो मशहूर ड्रामा एक्टर भी है वो। तब में 1980s में बुक लिखना, वो कैरेक्टर को ये एग्जिबिट करना, वो ड्रामा पब्लिक में ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे शख्स है वो तो मैं उनसे उनके ऐसे उनको मैं सर्टिफिकेट देने को क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ मैं। ये दोनों है ना, श्री हो या सत्याग्नि हुसैन हो, वो अबो मेरे से बहुत अबो बड़े भाया है मेरे। जनाब नसीर साहब, हाल ही में आपका पेट का सफर हुआ, तो आप कोएट किस सिलसिले पे गए? मैं जब ये पूरे किताबें लिखा हूँ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मुस्लिम्स का रोल क्या है बताते हुए जो तेलुगु में मैं लिखा हूँ, ये किताब पूरी लिखने के बाद लेटेस्ट एल्बम जब मैं लाया हूँ, ये एल्बम के बारे में ये कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं ना,
वो ये किताब मंगवा लिए और ये किताब को देखे थे। वो देखने के बाद वो समझे कि ये किताबों की ज़रूर है, ऐसा वो समझे होंगे। बाद में ये दूसरे किताबों में देखे थे, मेरे से बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई थी। जब वो मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं क्यों लिखूँ, लिखने की ज़रूरत क्या है, ये किताबों की ज़रूरत है, ये सब मैं गुफ्तगू में मैं मेरे राय में एक्सप्रेस किया था। वो सब सुनने के बाद उनको समझे होंगे ये किताब और पब्लिक में ले जाना है बोल के, मेरी किताबों में पब्लिक ले जाना है बोल के। मतलब और क्या हुआ था, ये किताब कड़पा जिला में मेरे दोस्त है, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने शेख मस्तान वली साहब प्रजाशक्ति में काम करते थे। उन्होंने ये किताब को ये डिस्ट्रिक्ट में फैलाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रोग्राम्स वो कंडक्ट किए थे। मैंने अपने आप ही कंडक्ट करे, बहुत प्रोग्राम्स कंडक्ट किए थे। ये कंडक्ट करते, जब ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे, तब हमारे लोगों को भी इसके बारे में जान पहचान हुई थी। वो मुझे बोले थे, मुझे हमना को किताबें चाहिए, किताबें भेजो। मैं थोड़ी किताबें उनको भेजा था। वो किताब उनको जब पब्लिक में ले गए, वो उसे इतना रिस्पॉन्स मिला था, तब वो समझे वो मुझे बोले थे, तब हमें समझे कि आपके किताबों को हम साथ देंगे, आपकी किताबों को पब्लिक में ले जाने के लिए हम साथ देंगे बोल के वो डिसाइड कर ले गए। वो किताबों को बेचने का काम करते थे। तब क्या हुआ, कुवैत में उनका ये कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी है ना, ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। वो भी कुवैत में स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ नहीं हुआ था। कड़पा नाम है, बल्कि कड़पा में स्टार्ट नहीं हुआ था वो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड इन कुवैत, नॉट इन कड़पा। वो स्टार्ट होने के बाद वो 30 वर्ष हो गए, अभी तक 30 years हो गए, 3 decades हो गए। सो they used to conduct the 30th anniversary इन कुवैत। उसके साथ साथ वो ये किताबें के पढ़ने के बाद, किताबें देखने के बाद, मुझसे बातचीत करने के बाद उनको एक दिल में एक ये हुआ था, ये किताबों के बारे में कुछ करेंगे हम उधर। तब वो सोचे कि ये इंडियन रिपब्लिक डे है ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस करने की, वो 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है। अभी ये दोनों मिला दिए, ये सेलिब्रेशंस और इना के सोसाइटी के सेलिब्रेशंस दोनों मिला के कुवैत में स्टार्ट हुई ना सोसाइटी, इसीलिए कुवैत में ये 2 सेलिब्रेशन करने की एक डिसाइड करके मेरे से बात किए थे वो, आप कुवैत आ जाओ। मैं क्या हुआ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैं ये यहाँ फ्लाइट भी नहीं चढ़ा अभी तक। मैं फ्लाइट को भी नहीं देखा हूँ दूर से, ऊपर आसमान जाती है ना, वो देखा था। लेकिन इंडिया पूरा फिरा था, कभी भी फ्लाइट चढ़ने की इतना ताकत भी, मेरे फाइनेंशियल ताकत भी नहीं था, मुझे इतना ज़रूर भी नहीं था। इसलिए मैं बोला था मेरे पास पासबुक भी नहीं है भाई, पासपोर्ट भी नहीं है भाई, आप जल्दी जी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, आप चिंता मत करो, पूरे इंतज़ाम हम करेंगे, अब तो ज़रूर आना है करके बुलाया था। तब मैं अब 27 को मैं हाँ कड़पा आया था। कड़पा में एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में मैं बात करने के लिए मुझे इन्वाइट किए थे। वो ज़रा सा बात करके निकल गया, मैं कुवैत निकल गया। कुवैत में वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में मैं मेन स्पीकर था। वो मीटिंग में व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द मुस्लिम्स, ये सब्जेक्ट में मैं पूरा घंटा आवर एंड 10 मिनट्स ऐसा बात किया था। बात करने के बाद वो जो ऑडियंस आए थे वो मिक्सड ऑडियंस है, दे आर नॉट दी मुस्लिम ऑडियंस नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम्स फ्रेंड्स मिलके ऑडियंस है। वो उनको वो अच्छा पसंद आ गया, वो सब्जेक्ट अच्छा पसंद आया, माहौल भी बहुत अच्छा रिसीव कर ली थी उससे। रिसीव करने के बाद दूसरे बहुत से लोगों भी उस पर थोड़ा ये इंटरेस्ट बताया। वो उससे क्या हुआ, वहाँ के लोग जो कुवैत में है, मुसलमान दूसरे स्टेट से जो आए हैं, वो कुवैतीस दे देमसेल्व्स, उन्होंने भी ये सब्जेक्ट पे, किताबों पे बहुत इंटरेस्ट बताया। दूसरे स्टेट से जो आए थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, केरला से, तमिलनाडु से, ये सब मिलके फिर उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें मुझे बुलाए। मैं जाके जो कुछ मुझे ये होता है उससे बात किया था, वो सब बहुत खुश हुए। और क्या हुआ, कुवैत में बहुत स्पेशल बात है कि कुवैतीस बुलाए, कुवैतीस एक घर में बैठ के उनसे असेंबल होके वो बुला के बात करो बोले थे। वो उनको उर्दू नहीं आती, मुझे भी उर्दू नहीं आती,
इसलिए मैं अंग्रेजी में बात किया हूँ, उनको समझ में आया अच्छी तरह, जो मैं बात किया वो अच्छी तरह समझ में आए, वो बहुत खुश है। ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स सी मैं बातचीत हुई, 10 दिन था मैं वो, हाँ पूरे 10 दिन यही काम था, सुबह ही उठना, जाना कोई ग्रुप से बात करना, कहीं भी वो दावत देते थे, दावत खा लिया करते थे, रात के 1 बजे घर आता था। ऐसा कुवैत का टूर पूरा मेरे बुजुर्गों के बारे में, जो ये देश के लिए शहीद हो गए, वो शहीदों के बारे में सब लोगों को जानकारी करने की इतना अच्छा मौका मुझे मिला था। मैं पूरा वर्ल्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन देखो कहीं मैं कभी भी ख्वाब में भी मैं उसको नहीं सोच कर सकता था, लेकिन कुवैत क्या कि कुवैतों को मैं मेरे बुजुर्गों के बारे में बोलने का चांस मुझे मिलेगा, पर वो चांस ने ये कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे दी थी, वो मैं जाके बात करके आया था। इसके सिलसिले में ये उनकी इन्विटेशन लेने के बाद मैं कुवैत जाके आया था। वो आज ही आया था, मैं आज सुबह दोपहर में मैं इधर कड़पा पहुंचा था। बहुत अच्छी थी मेरी कुवैत की सफ़र, बहुत अच्छी थी। जनाब नसीर साहब, उर्दू अदब के बारे में आपकी क्या राय है? उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता बाबा मुझे, बात करना भी इतना नहीं आता। इतने बड़ा लैंग्वेज पे, जो इतना स्वीट लैंग्वेज है, अब जब भी अच्छी उर्दू जो भी बात करते हैं वो सुनते बैठे। शाहजहां के टाइम में आई सो लैंग्वेज है ना ये उर्दू। शाहजहां के आर्मी के जो कंटोनमेंट्स होते हैं वो कंटोनमेंट्स से पैदा हुई है, जब पर्शियन लैंग्वेज था। इसीलिए ये बाजार में जो लोग हमारे देश से अपने देश से लोग बाजार में भेजते उन्होंने क्रिएट किए सो लैंग्वेज है। इसलिए तब क्या बोलते थे, ये लैंग्वेज बाजारी लैंग्वेज बोलते थे। जो किंग से और दरबार में जो बातचीत चलती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी, लेकिन आज क्या हुआ, पर्शियन लैंग्वेज गई घर को, लेकिन उर्दू अभी जिंदी है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त लैंग्वेज है। ये कम सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा उसका मीनिंग बताने के लिए उर्दू बहुत अच्छी यूज होती है। पर्शियन भी है लेकिन ये होती है, लेकिन क्या मैं तो उसमें उसके पूरे डिटेल्स उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये मालूम मुझे, बस लिटरेरी हिस्ट्री ये सब नहीं मालूम, इसलिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता ये उर्दू लैंग्वेज। जनाब नसीर साहब, क्या आपने उर्दू के शायरों को तेलुगु में पढ़ा है? हाँ, तेलुगु में अंग्रेज़ी में पढ़ा था। तेलुगु में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उर्दू में तो अंग्रेज़ी में तो पढ़ा हूँ। उमर ख़य्यूम साहब को तेलुगु में पढ़ा हूँ, बाद में मिर्ज़ा गालिब साहब को तेलुगु में भी पढ़ा हूँ और अंग्रेज़ी में पढ़ा हूँ। बाद में ये है ना इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना बड़ा एक शायर है, वो इतना बड़ा ज़बरदस्त एक पोइट्री हमारे लिए दिए थे। इसमें इतना हर एक सेंटेंस में पेट्रियाटिज्म भर के कूट के उसमें भरा दिया था। वो क्या बोलते, नज़्म क्या बोलते आप उसमें ऐसे पढ़ा था। हज़रत मोहानी साहब को पढ़ा था। हज़रत मोहानी साहब ही इज़ द पर्सन हु गेव दैट ब्यूटीफुल encouraging and emotional word Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad, that was created by Hazrat Mohani Sahab, Maulana Hazrat Mohani. He is the great Telugu Urdu poet थे। वो बहुत से हिंदी के सिनेमाओं के गाने भी वो बहुत कुछ ऐसा क्रिएट किए, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की मैं कोशिश नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ लिया बाबा। जनाब सैयद नसीर अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त WTV को दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अरे भाई, हम भी WTV के लिए, WTV के क्रू आप सबके लिए भी थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने दूर से आए। मैं बहुत छोटा शख्सियत हूँ, मैं मेरे पास आके इंटरव्यू लेने को इतना बड़ा काबिल भी नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन आप आके मुझे अपना टाइम भी, इतना टाइम मेरे लिए
स्पेयर करके इतना इंटरव्यू आपने कर दिया, मैं इसलिए मेरी वेरी थैंक टू यू टीवी चैनल बात है कि नई चैनल आपकी WTV आ गई और ये जल्दी बहुत स्पीड होने तरक्की के रास्ते में और बढ़ना चाहता हूँ मैं आपके चैनल जैसा होना आपके चैनल। ये बात तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप अमन के लिए काम करो और पीपल के लिए काम करो, प्रजा के लिए काम करो, बस प्रजा का साथ दो। कभी भी कुछ भी हो जाए अपनी प्रजा का साथ दो, अपने देश के आवाम के लिए काम करो, आवाम के साथ दो और अमन के लिए काम करो। बस ये एक ही मकसद, ये मकसद रख ले अपने आप क्या करना है आपको मालूम होता है। उसे अलग अलग डिवीजन करके ये करो ऐसा करो बोलने की जरूर नहीं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारे सामने दिशा रहेंगे तो अपने आप वो गोल के ओर आप पहुँच जाएंगे। अमन के लिए करो, देश के लिए करो, वतन के लिए करो, अमन के लिए करो, आवाम के लिए करो, बस। नाजरीन, आप थे सैयद नसीर अहमद साहब, मरकर जिएंगे या जीकर मरेंगे। इसी तरह शख्स और शख्सियत के आइंदा प्रोग्राम में एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके मेज़बान अब्दुल वासी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।